ये आकाशवाणी रांची है। आइए सुनते हैं झारखंड में लोकसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण के मतदान पर परिचर्चा में भाग ले रहे हैं रांची के वरिष्ठ पत्रकार श्री मधुकर और श्री चंदन कुमार मिश्र। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं पूनम करकेट्टा। नमस्कार, मैं पूनम करकेट्टा आकाशवाणी रांची की ओर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। साथ ही स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में पधारे रांची के वरिष्ठ पत्रकार श्री मधुकर और श्री चंदन कुमार मिश्र जी का। मधुकर जी और चंदन जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो लोकतंत्र के महापर्व की आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी शुभकामना जी। जैसा कि हम जानते हैं, लोकसभा के 5वें चरण की 3 सीटों पर आज झारखंड में मतदान हुआ है। साथ ही विधानसभा उपचुनाव के लिए 1 सीट पर गांडेय पर भी वोट डाले गए हैं। और आज क्या स्थिति रही, इस पर एक नजर डालने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं अपनी संवाददाता की ओर और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज राज्य भर में क्या क्या गतिविधियां रही। तो ऐसा है कि हम थोड़ी देर में उनके पास चलेंगे और पहले हम ये देख लेते हैं कि आज किन किन सीटों पर किन किन महारथियों की बड़ी टक्कर रही। चतरा में भाजपा के कालीचरण सिंह और कांग्रेस के केएन त्रिपाठी के बीच जो कड़ी टक्कर थी, उसके लिए वोट डाले गए। हजारीबाग में भाजपा के मनीष जायसवाल और कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल के बीच। कोडरमा लोकसभा सीट के दिग्गजों में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी और इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह के बीच आज मुकाबला रहा। इसके अलावा गांधी विधानसभा उपचुनाव में झामुमो की कल्पना सोरेन और भारतीय जनता पार्टी के दिलीप कुमार वर्मा के बीच भी मुकाबला रहा। और यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे हमारे संवाददाता आज दिन की जो कवरेज के लिए निकले थे तो उन्होंने बताया था कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर महिला मतदाताओं की संख्या कतार में ज्यादा देखी गई। तो इस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया छोटी छोटी जानना चाहेंगे। जो ये झारखंड में देखने को मिलता है कि महिला मतदाता खासकर ग्रामीण इलाकों में। मुझे लगता है कि पूनम जी, ये हमारे झारखंड की एक विशेषता रही है कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके महिला जो मतदाता वर्ग है वह पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा सजग है जी। और आज से नहीं, हम लोग जब से चुनाव कवरेज कर रहे हैं राज्य के अंदर, मुझे लगता है कि हम लोगों ने देखा है ग्रामीण इलाकों में लंबी कतारें लगी रहती हैं, पुरुषों की संख्या कम रहती है, उनकी तुलना में महिलाएं ज्यादा रहती हैं और वो पूरे श्रद्धा के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेती हैं जी। ये सामाजिक इसका असर है मधुकर जी। एक तो यहाँ जो झारखंड की संस्कृति है उस संस्कृति को शाबाशी देनी चाहिए कि यहाँ महिलाएं खेत से लेकर के वोट तक आगे वही होती हैं जी। और बहुत सारे मामलों में वो निर्णायक होती हैं। ये जो सबसे बड़ी खासियत है, वो निर्णायक होती हैं अर्थव्यवस्था संभालने से लेकर के, वह भी तब की बहुत सारी कठिनाइयों से मैदानी क्षेत्रों की तुलना में यहाँ ज्यादा कठिनाई। अब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से पानी लेकर के आना है, बिल्कुल। उसके बावजूद जो है वोट तो देने जाना है, थोड़ा पहले जाएंगे, थोड़ा पहले पानी लेकर के आ जाएंगे। तो ये जो है इसी वजह से हमको लगता है कि यहाँ महिला मतदाताओं की संख्या थोड़ी ज्यादा रहती है और रहेगी आगे जी। और आज जो मतदान हुआ उसके एक ओवरऑल दृष्टिकोण के लिए हम अपनी संवाददाता शिल्पी के पास जाते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि आज का मतदान कैसा रहा। झारखंड में आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में राज्य की 3 सीटों चतरा, कोडरमा और हजारीबाग के साथ ही गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए आमतौर पर मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गया।
इस चरण के लिए आज सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक दिन भर वोटिंग हुई। इस दौरान संबंधित जिलों में लोकतंत्र का पर्व हर ओर देखने को मिला। वोटरों ने जमकर अपने मताधिकार का उपयोग किया। खास और आम सभी ने मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेकर जिम्मेदार नागरिक होने का दायित्व भी निभाया। राज्य की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार इस चरण में 61.90% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। उन्होंने बताया कि चतरा सीट के लिए करीब 61% मतदाताओं ने वोटिंग की, वहीं कोडरमा में लगभग 62% और हजारीबाग में करीब 64% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं गांडे विधानसभा उपचुनाव में 66.45% मतदाताओं ने वोटिंग की है। हालांकि ये अभी प्रारंभिक आंकड़े हैं, इसमें और वृद्धि हो सकती है। क्लोज ऑफ पोल के आखिरी नतीजे कल रात 12 बजे तक प्राप्त होंगे। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। धन्यवाद शिल्पी आपकी रिपोर्ट के लिए। और जैसा कि हम देख रहे थे कि गांडेय विधानसभा उपचुनाव में जो वोटिंग हुई है वो लोकसभा के लिए जो मतदान हुआ उससे कहीं अधिक है। गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए 68.26% मतदान हुआ, जबकि बाकी में कम है इससे। चतरा में 62.96, हजारीबाग में 64.32, कोडरमा में 61.86। तो ये क्या गणित हो सकता है मधुकर जी कि ये जो विधानसभा उपचुनाव में जो बाकी जगह से ज्यादा टर्नआउट है? एक तो गांडे विधानसभा में जो उपचुनाव है, उपचुनाव में एक तरह से कहें कि झारखंड सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर है और झारखंड सरकार के दिसम गुरु से लेकर के उनके पुत्र और पूरे परिवार ने वहां अपने आप को झोंक दिया है कि हमको यह चुनाव बेहतरीन तरीके से निकालना ही निकालना है। तो इसके लिए जो उन लोगों ने मुहिम चलाई है वहां पर, वो एक मुहिम बड़ा कारण है। और दोनों पक्ष विपक्ष इस मामले में, एक को है कि दूसरे को हराना है, दूसरे को है कि हमको जीतना ही जीतना है। तो ये हराने जिताने के क्रम में जितने लोगों को निकाल सकते थे उतने लोगों को निकाला। हालांकि इस भीषण गर्मी में लगातार येलो अलर्ट आ रहे हैं कि लू से ऐसे बचिए, लू से वैसे बचिए। उसके बाद भी वहां भी देखेंगे तो महिलाओं की संख्या ज्यादा ही होगी, इसलिए कि सबसे ज्यादा धूप और पानी जो है महिलाएं ही झेलती हैं और हर जगह उनकी उपस्थिति, मौजूदगी हर जगह अपनी ये करती हैं, साबित करती हैं। जी जी। चंदन जी, हजारीबाग सहित एक अन्य जगह पर वोट बहिष्कार की भी सूचना आई है और जनता की मांग थी फ्लाईओवर के निर्माण की और उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने वोट का बहिष्कार किया। तो ये किस तरह का कदम है और इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी, क्या ये उचित है, नहीं उचित है? मुझे लगता है कि वोट का बहिष्कार करना ये लोकतंत्र में सही नहीं है जी। आपको 5 साल में एक बार अवसर मिलता है कि आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। इन बातों को, जो मांग आपके ने रखी है जनता या सरकार के सामने जनता ने रखी है, उसको मतदान के दिन कम से कम इस ढंग से परिलक्षित करना, इस ढंग से प्रदर्शित करना कि हम वोट नहीं देंगे, हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना चाहिए, अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए और आप इस मांग को, या जो आपकी मांग पूरी नहीं हुई, इसको रखने के कई और तरीके हैं। आपको 5 साल मौका मिला, इस बीच में आप चाहते तो आप जनप्रतिनिधि को विवश कर देते कि साहब ये यहाँ पे फ्लाईओवर बनना है, आप लोगों ने वादा किया था, नहीं बन पाया, तो हम इसको नहीं बनने देंगे। अगर ये आप लोग चाहते हैं तो हम लोग इसको बनाने के लिए आपको विवश करेंगे। तो इसके कई रास्ते हैं, लोकतांत्रिक ढंग से मतदाता ऐसा कर सकते थे, लेकिन वोट का बहिष्कार करना मुझे लगता है एकदम बिल्कुल उचित नहीं जी। और अपनी मांग पूरी कराने के लिए वो उनसे एक वादा ले सकते थे कि अगर वो जीतेंगे तो बनाएंगे, या जिन्होंने नहीं बना कर दिया उनसे भी कहलवा सकते थे कि हम अगली बार आएंगे तो हम आपकी ये बात पूरी करेंगे। उनका आवाज घेर लेते, उनको कहीं ऐसे सार्वजनिक स्थल पे घेरते, उनको कंपेल कर देते, उनको विवश करते कि आप साहब ये कमिटमेंट कीजिए कि इसको बना के पूरा करेंगे जी। ये हो सकता था जी। और इसी सवाल पर थोड़ा सा मैं जी मधुकर जी चाहूंगा। एक तो ये है कि
लोकतंत्र में जो चुनाव हो रहा है, असेंबली चुनाव और लोकसभा चुनाव, दोनों में जो फर्क करना चाहिए, बहुत साफ साफ फर्क है कि आप जिस फ्लाई ओवर के लिए घेर रहे हैं, और फ्लाई ओवर रेलवे पर बनना है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है क्या है, और वोट नहीं देने के लिए आपको अपना विरोध जाहिर करने के लिए नोटा की व्यवस्था है। आप नोटा में जाइए, वोट तो दीजिए ना, अपना गुस्सा वोट दे करके नोटा में जाहिर करिए। लेकिन लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो खूबसूरती है कि आपको वोट देने जाना है। अब बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि नोटा में वोट देने से क्या होगा, लेकिन 50% प्लस होगा अगर, तो आने वाले दिनों में संविधान के लिए सोचना पड़ेगा, सरकारों को सोचना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा, संविधान पीठ को सोचना पड़ेगा कि इतने लोग मान रहे हैं कि नालायक हैं, इसलिए 50% से ज्यादा लोग मान रहे हैं, तो उस पर से नए सिरे से कानून बनाया जाए, क्या किया। लेकिन आप फ्लाई ओवर के लिए आप वोट देने नहीं जाइएगा तो आपके नहीं जाने से आपका नुकसान हुआ ना जी। दूसरे की लोकतंत्र में यह मैसेज खराब किया कि आप छोटी सी बात, छोटी या बड़ी, कितनी ही बड़ी बात हो, आप उम्मीदवार से मिलते, सारे उम्मीदवार से कमिटमेंट लेते, ये बात समझ में आती जो चंदन जी ने कहा। लेकिन यह कि हम वोट बहिष्कार करेंगे, यह देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा है। अच्छा तो नहीं ही है, बहुत बुरा है जी। और जैसे नोटा की बात उठी है, तो अगर कोई नोटा में वोट देता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रत्याशी बहुत कम मार्जिन से जीत जाते हैं, तो अगर उनको दोनों में से जो थोड़ा भी पसंद है, तो अगर उनको वोट दे दिया जाए, तो ये लोग ऐसा मानते हैं कि नोटा ये नहीं होगा, मतलब प्रभावी नहीं होगा। नहीं, नोटा का बहुत सीधा सीधी सिद्धांत है। जैसे आपने तीन मान लीजिए, एक एनडीए, एक यूपीए मान लीजिए फिलहाल, और एक नोटा मान लीजिए। तो यूपीए एनडीए के कैंडिडेट में से किसी को पसंद नहीं है, तो आपने नोटा में जो वोट दिया वह वोट इधर आके कैलकुलेट नहीं होगा, किसी दोनों में से किसी में। यूपीए उसमें जीत रहा हो हार रहा हो, उससे कोई मायने मतलब नहीं है। इसका प्रभाव तभी दिखेगा आने वाले दिनों, अभी कोई इस तरह के लिए रूल नहीं है, वो दिखेगा कि जब 50% से एबव हो रहा है, तब सरकारों को सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा कि अब हम क्या करें। 50% हाँ, मेजोरिटी नोटा है। ये चीज है नोटा का, तो यही है खूबसूरती कि नोटा का इधर प्लस माइनस नहीं होगा। नोटा सिर्फ आपके विरोध को नोट करेगा और नोट करके बताएगा कि आगे इसमें क्या किया जा सकता है। जी जी। और ये भी देखा गया है चंदन जी कि नक्सल जो प्रभावित इलाके थे, पिछली बार 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, तो नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान काफी अफेक्टेड रहा था, संख्या कम थी। लेकिन अब इस बार जो वैसे इलाके हैं, उन इलाकों में ग्रामीण निकल कर बाहर आ रहे हैं। ये भी सुनने को आया था कि वो नक्सलियों की धमकी के बावजूद निकले घरों से और उन्होंने मतदान किया। तो इस पर मैं आपकी, देखिए पूनम जी, इस बार मुझे लगता है कि जो चुनाव हुए हैं और हो रहे हैं अभी लगातार, अभी 2 फेज और बाकी है। तो झारखंड में की ही बात करें हम लोग, झारखंड में नक्सल का जो प्रभाव था आज से 5 साल पहले 2019 में, अब वो प्रभाव बिल्कुल लगता है धीरे धीरे खत्म हो चुका है। ठीक है, कुछ पॉकेट में अभी है नक्सली प्रभावी और बीच बीच में छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन उनका जो एक डर और टेरर था पूरे प्रांत में, पूरे राज्य में, वो तो एकदम बिल्कुल खत्म हो चुका है जी। अब जनता भी जानना चाहती है कि भाई आखिर कब तक ये आम लोगों को परेशान करेंगे। और कहते हैं ना कि किसी चीज की एक जो सीमा है, हद है, उस हद के बाद से धीरे धीरे उसका जो है प्रभाव खत्म हो जाता है। तो प्रभाव तो खत्म हुआ। इस बार मान लीजिए किसी पॉकेट में उन्होंने धमकियां दी भी होंगी, धमकी मिली होगी, तो फिर भी लोग निर्भीक होकर इसलिए आए कि अब पुलिस प्रोटेक्शन बढ़िया है और प्रशासन ने बहुत तरीके से, जिस ढंग से चरण वाइज चुनाव हो रहे हैं, तो एक डिप्लॉयमेंट ऑफ द फोर्स जो होता है, सरकार ने जैसे 3 कंस्टिट्यूएंसी में आज कराया, तो जहां इनके पास जितने पर्याप्त फोर्स है उन्होंने पूरा लगा दिया। तो जो भी थोड़ी बहुत भी आशंका इस तरह की जो है थी कि कहीं कोई इन लोग अशांति पैदा करेंगे, तो वो खत्म हो जाती है। इसलिए जनता भी निर्भीक है और लोकतंत्र का जीत भी इसी में है कि लोग किसी भी धमकी से दूर होकर, परे होकर और उसे धत्ता बताते हुए अपने मतदान का प्रयोग करें। और लोगों ने दिखा दिया, परसेंटेज बताता है कि लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया। जब ये फाइनल कैलकुलेशन कल तक आ जाएगा तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी संख्या होगी, ये प्रतिशत बढ़िया प्रतिशत होगा। एक चीज में जो नोटा के बारे में थोड़ा सा चर्चा हुई है, तो थोड़ा बोलना चाहूंगा कि ये नोटा में ठीक है, हम अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि जितने लोग मैदान में उम्मीदवार बनकर आए हैं वही पसंद करते हैं, लेकिन आपके पास एक विकल्प है
जब हम राइट टू रिकॉल कानून बनेगा तो देश में कि हम जो प्रत्याशी चुन के गया है उसको वापस करने का अधिकार हमें मिल जाएगा। लेकिन इसमें अभी है कि आप प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे तो 5 साल अपनी शिकायतें, अपनी मांग किसके सामने रखेंगे? एक तो ये आपके सामने सबसे बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न है। तो आपको दोनों में से किसी एक को तो थोड़ा सा, अगर वो बहुत खराब है तो थोड़ा सा उससे कम खराब चुनना पड़ेगा। एक विकल्प ये हो सकता है जी। और लेकिन होता क्या है कि बहुत लोग ऐसे भी हैं, मैं तो अपने कई मित्रों परिचितों को देखा हूँ कि नहीं, दोनों में से दोनों बिल्कुल नकारा है, तब आप नोटा का प्रयोग करें, लोगों को बताएं अपना पोर्ट्रेट। लेकिन आप कम से कम ये विकल्प जरूर रखें कि जो पूरा खराब है उससे कम खराब वाले को आपको चुनना है, क्योंकि लोकतंत्र में आपके सामने विकल्प बहुत सीमित है जी, उसको ध्यान देना पड़ेगा। जी जी। मधुकर जी, जैसे आप लोग इतने लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे हैं, तो नक्सल और मतदान से संबंधित कोई अगर रोचक वाक्य आपके जहन में आ रहा हो? अभी तो हाल में चंदन जी वहां से लौट करके आए हैं जी, चतरा में जिस आदमी का हाथ काट लिया था वोट देने के कारण, उस आदमी ने जाके वोट दिया। बड़ी बात है। और कहा कैमरे के सामने, चुनौती दी कि मैं तो वोट दूंगा, दोनों हाथ काटना है काट लो, लेकिन मैं वोट दूंगा। एक दूसरे ये कि नक्सल में जो लोग लगे हुए हैं वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि जनता को डरा करके आप लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। हथियारों की लड़ाई हमेशा आपको बैकफुट पर ही ले जाएगी जी। आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन को वहां बैठ के नकार रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मांग करते हैं कि हमारी गिरफ्तारी गलत हुई है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसी कानून के तहत मांग कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो आपके लिए हक दिए गए हैं, उस हक को मांगने के लिए, हक को लड़ने के लिए शांति में बहुत सारे तरीके हैं जी। और कई उदाहरण हैं हाल का लेकर के और इसके पहले का भी, जिसमें कि शांतिमय तरीके से आंदोलन करके लोगों ने जीत हासिल की है। तो चुनाव में अगर आप वोट ही नहीं देंगे और वोट देने नहीं देंगे, किसके सामने फरियाद करने जाएं? कौन आपकी फरियाद सुनेगा? जी, जी। बंदूक तो नहीं सुनेगा। आपके पास बंदूक है, सरकार के पास भी बंदूक है, तो बंदूकें लड़ेंगी और मरेगी जनता। मरेगी तो जनता। यही होता आ रहा है ना। तो इसको समझने के लिए, समझाने के लिए भी जरूरी है कि लोग वोट देने जाएं। और राइट टू रिकॉल कब बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन आपके पास जो प्रावधान है उसका इस्तेमाल तो करिए ना। जितने अधिकार आपको मिले हुए हैं उसका इस्तेमाल करिए, तब कहिए कि भाई यह भी मिलना चाहिए। लेकिन जो मिला है उसका भी उपयोग आप नहीं कर रहे हैं, जाते ही नहीं है। जैसे आज ही का ले, अगर 40% लोग नहीं गए हैं वोट देने, आप ये देखिए कि 40% में वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा बजट की सुविधाओं का उपभोग करते हैं। सही बात है। वही लोग वोट देने नहीं जाते हैं। उनको गरीब का पसीना महकता है, उनको ज्यादा गर्मी लगती है, उनको ज्यादा परेशानी होती है। आराम तलब लोग हैं। छुट्टी दे दी फैक्ट्री ने, फैक्ट्री बंद है, ऑफिस बंद है, और उसका मजाक करने सिनेमा हॉल में बैठ करके। चुनाव आयोग ने इस बार थोड़ा ज्यादा ही व्यवस्था की है कि हर कोई निकले, बूथ को जो है फ्रेंडली बनाया जाए। पुलिस जो वहां पर पोस्टेड है उस पुलिस को भी फ्रेंडली बनाया जाए। पुलिस ऐसा नहीं कि देख के डर जाए। हमने पूछा मुख्य चुनाव अधिकारी से जी। ये आईजी भी थे उस समय, आईजी अभियान, तो हमने पूछा कि भाई पुलिस को तो देख के लोग डर जाते हैं। बोले कि नहीं, इस बार नहीं डरेंगे, इस बार तब हाथ मिलाएंगे और दोस्ती करेंगे जी। तो यह स्थिति बदली है पहले की तुलना में, और स्थितियां बदलेंगी। लोकतंत्र जैसे जैसे मजबूत होगा वैसे वैसे स्थिति बदलेगी, और बदलने के लिए भी वोट डालना जरूरी है। आप वोट ही नहीं डालेंगे तो बदलेगा कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां लोगों को और खुद नक्सल गतिविधियों में लगे हुए लोगों को भी ये समझना होगा कि वो अगर विकास चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में सुविधाएं चाहते हैं, तो उनको मुख्य धारा में ही आना होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और जैसा कि हमने देखा पलामू में और कई अन्य जगहों पर FIR भी दर्ज हुए हैं। पलामू में 2, हजारीबाग में 2, गिरिडीह उपचुनाव के दौरान 1 और लातेहार में 2 FIR दर्ज हुए हैं। ये जो FIR दर्ज होना, ये क्या दर्शाता है, इसे आप कैसे लेंगे मधुकर जी? देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर कट है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार हिंसा एकदम लगभग नहीं हुई है। हम सीधा यह मान सकते हैं लगभग नहीं हुई है जी। सीधा लगभग नहीं हुई, लगभग इसीलिए हम जोड़ रहे हैं कि नहीं हुई है जी। हिंसा नहीं हुई तो FIR तो होंगे ना भाई। वहां पहुंचे, धक्का मुक्की करने लगे, भाई हमको पहले जाना है, वहां पुलिस से बेमतलब उलझ गए,
जो वोटर आ रहा है उससे उलझ गए, जो पार्टी के दूसरा प्रतिनिधि बैठा है उससे उलझ गए। तो ये छोटे मोटे FIR ये बहुत मायने नहीं रखते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने सबसे बड़ा काम यह किया कि जितना टाइट रखा पुलिसिंग को, जो व्यवस्था रखी, उसके साथ ही साथ यह रखा कि पुलिस जो है ना वो फ्रेंडली बिहेव करे। जी। तो यह एक बड़ी वजह है। तो इस FIR को बहुत नोट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आने वाले दिनों में यह भी नोट नहीं हो जी, एक बेहतर होगा। लेकिन वो वैशाली का गणराज्य जब होगा तब होगा उसके पहले तो हम लोगों को गुंजाइश नहीं है। जी चंदन जी, क्या इन FIR को हम एक लोकतंत्र का ही ये मान के चले, एक सिंबल मान के चलें कि होना चाहिए? मान लीजिए FIR हुई होगी तो जाहिर है कोई ना कोई घटना छोटी मोटी जी ने बताया कि भाई अब धक्का मुक्की ही मामला हो, किसी को आपने थ्रेट किया हो, नहीं किया हो, तो पुलिस बहुत अंतिम जैसा था ना विकल्प के रूप में इस्तेमाल करती है FIR का। जी। जब आप उसको ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देते हैं कि उसका कोई उपाय नहीं है, तब FIR की जाती है। और होना भी चाहिए, लोगों को डर भय रहे थोड़ा, क्योंकि अभी 2 चरण का चुनाव और भी बाकी है, आगे भी चुनाव होने हैं। तो हम गड़बड़ करेंगे तो हमारे खिलाफ में पुलिस कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये होना चाहिए। टेकन फॉर ग्रांटेड पब्लिक न लें, मतदाता न लें, और खास करके चुनावी कार्यकर्ता अगर वो चाहते हैं कि हम दबंगई से या अपने प्रभाव से किसी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करें, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये चेतावनी है। जी जी। और इस बार हमने देखा बाकी चुनावों की अपेक्षा इस बार जो प्रचार वाहन है एकदम ही कम नजर आ रहे हैं। चुनाव जहां मतदान होना है उन इलाकों में भी जो प्रचार वाहन हैं बहुत ही मंदे तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं पूनम जी, मैं 2-3 दिन पहले हजारीबाग और चतरा इलाके में घूम रहा था। शहरी क्षेत्र भी, ग्रामीण क्षेत्र भी। लग ही नहीं रहा था कि यहाँ से 3 दिन बाद यहाँ पर मतदान होने वाला है ना। इसलिए कि जो प्रचार का जो तरीका है वो बदल गया है। अब शहरों में कहीं बैनर होर्डिंग दिखाई पड़ जाए तो पड़ जाएगा, वो भी बहुत कम नहीं के बराबर। पहले वॉल राइटिंग होती थी, गाड़ियां निकल रही हैं तो 3-3, 4-4 गाड़ियां एक सड़क पर घूम रही हैं, चिल्ला चिल्ला के लोग सुबह से फलाना छाप में वोट दीजिए, चाहे शहर हो, कस्बा हो, गाँव, पर्चियां, पोस्टर थे। तो ये सारे चीजें जो है, जितनी चीजें तब्दीली होनी थी, अब हमारा जो डिजिटल फॉर्म है मीडिया का, ये भी बहुत मायने रखता है। अब मैं आपको बताऊं कि शहरी और कस्बा इलाकों में लोगों ने फेसबुक पे, ये व्हाट्सएप पे प्रचार के जो नए तरीके हैं उसको लोगों ने सीखना, जानना शुरू किया, एडॉप्ट भी किया है। और जो प्रत्याशी हैं, राजनीतिक दल हैं, इसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। तो ये ठीक है कि इससे क्या होता है कि जो वातावरण बनता था वो बड़ा कोलाहल किस्म का वातावरण बनता था। अब मान लीजिए आपके घर शहर के सड़क के किनारे हो, किसी कस्बा या शहर में, और आपके घर के सामने से दिन रात 3-4 गाड़ियां गुजर जाए तो अब भन्न आ जाएंगी। पहले आदत सी हो गई थी लोगों की, थोड़ा अच्छा भी लगता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे लंबा चुनाव प्रक्रिया होता है कि उसमें दिक्कत हो जाती। तो इसलिए अब चुनाव शांतिपूर्ण हो, अशांति दोनों तरफ से न हो। एक तो अशांति पैदा करने वाले ना करें, और उम्मीदवार, राजनीतिक दल भी अपनी बातें, अपनी जो एजेंडा है लोगों तक पहुंचाएं। उसके कई माध्यम बन चुके हैं और ये ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है। जी, जब ये फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की बात चली है तो मधुकर जी, सोशल मीडिया में बहुत सारी फेक खबरें भी चलती हैं, लोग दूसरे पार्टी के लिए फेक खबर का सहारा लेते हैं, तो जनता के प्रभावित होने का कितना इसमें खतरा है? देखिए, वो खतरा तो रहेगा, इल कम्युनिकेशन होगा, तो इल कम्युनिकेशन में इस तरह के प्रॉब्लम्स होते रहेंगे। इसीलिए यह जरूरी है कि बिना सोचे समझे जी बिल्कुल कुछ भी पोस्ट को आप फॉरवर्ड नहीं करें और कुछ भी पोस्ट नहीं करें। इसलिए कि मैक्सिमम पोस्ट जो होते हैं वो बरगलाने के लिए होते हैं, आंख मूंद करके लोग उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये सतर्कता बरतनी चाहिए जी, ये मुझे लगता है। इस पर तो मैं एक चीज और बता दूं कि जो कार्रवाई हुई है बहुत मजेदार कार्रवाई हुई जी, बताइए। एक घटना जो अभी हजारीबाग कोडरमा के लोकसभा के लिए एक विधायक, जो निर्दलीय विधायक, उनके हवाले से चर्चा हुई कि फलाना दूसरे दल को समर्थन कर रहे हैं, और ये तुरंत इसका खंडन हुआ। खंडन ही नहीं हुआ, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उस पर FIR कार्रवाई है ना। तो ये इस पर त्वरित कार्रवाई होने से क्या होता है कि फेक खबर उसके चारों तरफ वायरल हुआ कि ये खबर फेक है, कुछ तो प्रभाव पड़ता है तुरंत पे। लेकिन जैसे ही कार्रवाई हुई
तो सारे लोग सचेत हो जी। गए। उसके पहले गृह मंत्री का एक जो वीडियो वायरल हुआ था पूरे देश जी, में, जी। उसकी चर्चा तो सर्वत्र है कि कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री तक पर FIR हुई है। जी, जी। तो इसलिए अगर कानून इस पे या चुनाव आयोग सतर्क है, विजिलेंट है, तो मुझे लगता है कि इस पे विजय पा सकता है। जी। और इस बार हमने देखा कि चुनाव आयोग ने कोई कसर नहीं छोड़ी लोगों को जागरूक करने में। तरह तरह से हमने देखा रामगढ़ का एक सदर अस्पताल है, वहां पर जो मरीज हैं उनको पर्चियां मिली कि रामगढ़ का मतदान इस दिन है, आप जरूर हिस्सा लें। बहुत अलग अलग तरीके से ये इस मामले में तो हम लोगों को बिल्कुल दिल खोल के धन्यवाद करना चाहिए जी। उनको बधाई भी देनी चाहिए कि चुनाव आयोग ने जो मेहनत करी है उसका प्रतिफल दिखाई दे रहा है। जी। मधुकर जी ने कहा है कि इतनी भीषण गर्मी में है ना, येलो अलर्ट जारी हो रहा है लू के लिए, फिर भी लोग निकल के घर से अगर वोट कर रहे हैं तो ये समझिए कि उसकी सबसे बड़ी जीत है चुनाव आयोग की, कि लोगों को घर से निकालने में उन्होंने जो अभियान चलाया था, ये अभियान सफल हुआ। और जो जितने सामाजिक संगठन इस काम में जुड़े वो भी अच्छा है। लेकिन हम लोग के असली अग्नि परीक्षा झारखंड के लिए राजधानी रांची होगी कि इतने लोग शहर से निकल गए। जी, शहरी मतदाता थोड़े आराम तलब होते हैं, तो एक चुनौती तो होती है। और इस बार इलेक्शन कमीशन ने जो प्रयास किया उसमें बहुत सारे नए फर्स्ट टाइम वोटर्स बड़ी संख्या में आए, और ये वही वोटर्स हैं जो लाइनों में दिखाई दिए। जो पुराने वोटर्स थे वो थोड़े आराम फरमा रहे थे। नहीं, हमको लगता है थोड़ा सा इसमें थोड़ा आपको संशोधन करना चाहिए। पुराने वोटर भी गए हैं, लेकिन नए वोटर साथ में जुड़े हैं। चुनाव आयोग ने जो पहल की लगातार यूनिवर्सिटीज में जाकर के जो माध्यम है उन माध्यमों से लोगों को वो करने का वो हुआ है। दूसरे की इस बार जो है ना, दो ही आमने सामने है। तीसरा जो है वो सिर्फ नाम के लिए है कि हम भी वहां पर पर्चा दाखिल किए हुए हैं, इसलिए भी लोगों को लगता है कि आर पार की लड़ाई है। जी। हम जहां वोट देंगे उस वोट का मायने मतलब होगा। मतलब वोट कटवा जो है इस बार कहे तो वोट कटवा लोग कम है, ये एक बड़ी चीज है। और दूसरे ये कि चुनाव आयोग हर चीज पर बहुत बढ़िया से नजर रखे हुए, बहुत पैनी नजर है उसकी। जहां कुछ होता है इमीडिएट एक्शन, कल सोचेंगे परसों करेंगे नहीं, उसी समय उसी क्षण। तो इसके लिए सीओ या मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं या बाकी जो ये कहना अभियान के अफसर हैं, पंकज कंबोज, जो भी लोग हैं उन लोगों को बधाई मिलनी चाहिए कि बगैर हिंसा के 2 चरण का चुनाव तो उन्होंने झारखंड में बहुत बेहतर ढंग से संपन्न करा दिया। और उम्मीद की जाए कि अगला चुनाव भी जो है वो बहुत बेहतर ढंग से संपन्न होगा। जी। तो श्रोताओं, जैसा अभी हम सुन रहे थे कि हमारे झारखंड में चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, और हमारे अभी जो आने वाले फेज का मतदान है उसके लिए मधुकर जी आप क्या संदेश देंगे? हम तो सिर्फ एक संदेश देंगे जी, वोट दीजिए इसको या उसको, नीति नोटा को, लेकिन वोट देने जरूर जाइए। अगर आप नहीं जाते हैं तो इसका मतलब कि आप संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, आप लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, और आपको लोकतंत्र पर और संविधान पर बात करने का हक नहीं है। इसलिए आपको जो भी ग्रीवांसेस हो आप वहां जाइए, अपने ग्रीवांसेस को आप प्रकट करिए। प्रकट करने के लिए नोटा भी है आपके पास ना भाई, एक विकल्प तो खुला हुआ है ना। इसीलिए वोट देने जरूर जाएं। हर किसी से मेरी अपील होगी कि जो वोटर हैं वो वोट देने जाएं ही, गर्मी हो सर्दी हो जो भी हो, वोट दें। जी। चंदन जी, आपका संदेश? हाँ, नहीं, मैं इस राज्य के सभी युवा साथियों से अपील करूंगा कि जिस ढंग से उत्साह उन्होंने अभी तक दिखाई है जी, इसी उत्साह को बनाए रखें। और ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा संकेत है कि लोकतंत्र में जब युवा जागृत हो जाए और अपने अधिकार का प्रयोग करना समझ जाए तो मुझे लगता है कि समाज जग जाता है। और युवा अगर पार्टिसिपेट करते हैं जैसे पॉलिटिकल लोकतंत्र के इस महापर्व में, तो वो राज्य के लिए भला होगा, देश के लिए भला होगा। और वोट करें। बाकी लोग तो जो पुराने अनुभवी हैं वो तो जाएंगे ही, लेकिन युवा ज्यादा संख्या में जाएं जिनको पहली बार मताधिकार प्राप्त हुआ है। जी। और अगर लोग ये सोचते हैं कि आज का दिन हम किस तरह बिताएं, अगर वो कहीं छुट्टी भी मनाना चाहते हैं तो पहले वोट डालें, सुबह सुबह वोट डालें, फिर उसके बाद कहीं भी जाना हो तो चले जाएं। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज के मतदान के तहत झारखंड में लोकसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण के मतदान पर परिचर्चा, और हमारे साथ भाग ले रहे थे 2 वरिष्ठ पत्रकार श्री मधुकर और श्री चंदन कुमार मिश्र। मधुकर जी, चंदन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।